नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ख, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ग, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। घ, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। उत्तर घ गलत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? क, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ख, किसी भी सैन्य संगठन में सम्मिलित होने से इनकार करना। ग, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। घ, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्तर ग गलत। प्रश्न नंबर 3, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। क, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्रों में महाशक्तियों वैफ सैन्य अड्डे वैफ लिए स्थान देना जरूरी था। ख, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ग, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो उसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण कर समझा जाता था। घ, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। उत्तर क सही, ख सही, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 4, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक वेफ सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। क, पोलैंड। ख, फ्रांस। ग, जापान। घ, नाइजीरिया। अंग, उत्तरी कोरिया। उत्तर च, श्रीलंका। उत्तर क, पोलैंड। साम्यवादी गुट सोवियत संघ। ख, फ्रांस पूंजीवादी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका। ग, जापान पूंजीवादी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका। घ, नाइजीरिया गुट निरपेक्ष में। अंग, उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट। च, श्रीलंका गुट निरपेक्ष में। प्रश्न नंबर 5, शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? उत्तर शीत युद्ध से हथियारों की और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों प्रक्रिया ही पैदा हुई थी। हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एक साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बनाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों गुट को ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। प्रश्न नंबर 6, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? तीव्र कारण बताइए। उत्तर, महाशक्तियां 3 कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। नंबर 1, महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। नंबर 2, महाशक्ति छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। नंबर 3, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों ले अपने देश में रखते थे, जिससे हथियारों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। नंबर 4, महाशक्तियाँ आसानी से छोटे देशों को अपना सर्वोच्च कायम करती थी। प्रश्न नंबर 7, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थ में एक उदाहरण दें। उत्तर, शीत युद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था।
बल्कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था, परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले सभी देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। विपरीत विचारधाराओं वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह एवं भय पाया जाता था, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से यह विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 8, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? उत्तर, शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आपको दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण यह मतभेद व्यापक युद्ध का रूप धारण न कर सके। भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति, भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया है। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दी। बांग्लादेश के मामले में अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की। 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए। 2 जून 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति, भारत ने सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, परंतु जैसे जैसे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के अच्छे संबंध रहे हैं। 9 अगस्त 1971 में को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति मंत्री और सहयोग की संधि हुई। यह संधि 20 वर्षीय थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देशों में यात्रा करने लगे, जिससे दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए। 9 अगस्त 1991 को 20 वर्षीय संधि 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई, परंतु 1991 में सोवियत संघ का बड़ी तेजी विघटन हो गया। प्रश्न नंबर 9, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील एवं नव स्वतंत्र देश शामिल थे। इन देशों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वह अपने अपने देशों का स्वतंत्रता पूर्वक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे। यदि वह किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो वह अपने देश का स्वतंत्रता पूर्वक विकास नहीं कर सकते थे, परंतु गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट किसी विकासशील या नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों को दबाने का प्रयास करता था तो दूसरा गुट उसकी रक्षा के लिए आ जाता था तथा उसे हर तरह की मदद प्रदान करता था। इसलिए ये देश अपना विकास बिना रोक टोक के करते थे। प्रश्न नंबर 10, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थ में तर्क प्रस्तुत करें। उत्तर, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में नव स्वतंत्र राष्ट्रों और महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ। इन आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देशों की पहचान एवं अस्तित्व बनाए रखना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ शीत युद्ध काल से ही आरंभ हुआ। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुका है और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया है। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों
के सम्मेलन में मिस्र ने कहा था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, अतः इसे समाप्त क्रम देना चाहिए। परंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर न तो यह कहना उचित होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया और न ही ये कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। नंबर 1, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 2, सशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। नंबर 3, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। नंबर 5, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के समूल नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नंबर 6, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है। नंबर 7, गुटनिरपेक्ष देशों का आज भी इस आंदोलन के सिद्धांतों में विश्वास एवं इसके प्रति निष्ठा इसके महत्व को बनाए हुए हैं। अतः यह कहना कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है एवं इसे समाप्त कर देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।